गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासोटा थ्योरी बुक के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जिसमें प्रीवियस पार्ट था सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। नेक्स्ट सेशन में इस सेशन में हम इवेपोट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इवेपोट्रांसपायरेशन। Total amount of water lost due to transpiration by crop and evaporation from the soil surface during a specific time from a particular area। यानी एक विशिष्ट क्षेत्र से एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट क्षेत्र से एक विशिष्ट समय के दौरान सॉइल के सरफेस से पानी का इवापोरेट होना एंड क्रॉप के सरफेस से पानी का ट्रांसपायरेशन होने के कारण जो भी पानी की मात्रा का लॉस होता है उसी को इवेपोट्रांसपायरेशन कहते हैं। फिर से टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट ड्यू टू ट्रांसपायरेशन बाय क्रॉप एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। यानी एक विशिष्ट समय एक विशिष्ट क्षेत्र से एक विशिष्ट समय के दौरान सॉइल के सरफेस से पानी का इवापोरेट होना एंड क्रॉप के सरफेस से पानी का ट्रांसपायरेट होना, जिसके कारण जो पानी की मात्रा नष्ट होती है, इसी को इवेपोट्रांसपायरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोट्रांसपायरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स नियरली 99% ऑफ द टोटल वाटर अपटेक। यानी कि इवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है वो 99% के आसपास देखने को मिलता है, जहाँ पर पानी, यानी सीधा कहने का मतलब यह है कि यदि प्लांट्स 100% तक पानी को अपटेक करता है तो उसमें से 99% जो होता है वो इवेपोट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट PET का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। व्हाट डू यू मीन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन? द कंसेप्ट PET वाज गिवन बाय थॉर्नवेट इन 1948। यानी 1948 ईस्वी में थॉर्नवेट नामक साइंटिस्ट के द्वारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन को दिया गया था। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू PET। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू PET। द ET occurs when the ground is fully or completely covered by actively growing vegetations and no limitations of soil moisture। यानी evapotranspiration occurs when the ground is fully or completely covered by active growing vegetations and no limitations of soil moisture। यानी कि जो evapotranspiration कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इवेपोट्रांसपायरेशन वहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर ग्राउंड जो होता है वो पूरी तरह से जो है वो एक्टिवली पूरी तरह से सक्रिय ग्रोइंग वेजिटेशन से ढका रहता है एंड सॉइल मॉइस्चर का किसी भी प्रकार का लिमिटेशंस नहीं होता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट PET इज अपर लिमिट ऑफ ET फॉर ए क्रॉप इन ए गिवन क्लाइमेट। यानी एक दिए गए क्लाइमेट में फसल के लिए इवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है वह पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन का एक अपर लिमिट होता है। फिर से PET इज द अपर लिमिट ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन फॉर ए क्रॉप इन ए गिवन क्लाइमेट। यानी एक दिए गए क्लाइमेट में फसल के ऊपर एक दिए गए क्लाइमेट में फसल के लिए इवेपोट्रांसपायरेशन का जो अपर लिमिट होता है उसी को हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ ET। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन। इवेपोट्रांसपायरेशन किस के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इवेपोट्रांसपायरेशन निम्नलिखित मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लाइसीमीटर। इट कंसिस्ट ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स इन लार्ज कंटेनर्स इंस्टॉल्ड इन ए क्रॉप फील्ड मेजरिंग देयर वाटर लॉस एंड गेन्स। फिर से इट कंसिस्ट ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स इन लार्ज कंटेनर्स इंस्टॉल्ड इन ए क्रॉप फील्ड मेजरिंग देयर वाटर लॉस एंड गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट ET and leaching losses can also be measured by लाइसीमीटर। यानी इसकी इलेक्ट्रिक क्या है, तो इसकी इलेक्ट्रिक है इटली। ET से हो जाएगा इवेपोट्रांसपायरेशन, LY से हो जाएगा आपका लाइसीमीटर। तो ET एंड
ET एंड लीचिंग लॉसेस कैन आल्सो बी मेजर्ड बाई लाइसीमीटर। यानी लाइसीमीटर के द्वारा दो प्रकार के मेजर्स किया जाता है, यानी दो प्रकार के लॉसेस को मेजर किया जाता है। एक तो आपका लीचिंग लॉसेस को लाइसीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, एंड इवेपोट्रांसपायरेशन को भी मापने के लिए लाइसीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर का मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन, यानी कि इवेपोट्रांसपायरेशन मेजर करने का दूसरा जो मेथड होता है वो सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडीज होता है। सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडीज होता है। डिप्लीशन में आपका डी आता है। डिप्लीशन इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इन टू डी डिप्लीशन ऑफ बल्क डेंसिटी। डिप्लीशन ऑफ बल्क डेंसिटी वेयर फील्ड FC का मतलब होता है फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट PWP का मतलब होता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट्स, एंड D का मतलब होता है डेप्थ, एंड DB का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी। DB का मतलब होता है बल्क डेंसिटी। तीसरे नंबर का जो मेथड है कौन सा है, तो तीसरे नंबर का मेथड है ET कैन बी मेजर्ड बाय इवेपोरेशन डाटा। यानी इवेपोट्रांसपायरेशन जो होता है वो इवेपोरेशन डाटा के द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है USWB क्लास A ओपन पैन इवेपोरीमीटर, यानी USWB क्लास A ओपन पैन इवेपोरीमीटर। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू USWB क्लास A ओपन पैन इवेपोरीमीटर। It is standard evaporimeter mostly widely used by एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एग्रोमेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा यह एक प्रकार का इवापोरीमीटर होता है जिसका प्रयोग फिर से बहुत ही गलत सेंटेंस बन रहा है भाई, पता नहीं क्यों। इट इज स्टैंडर्ड इवापोरीमीटर, यानी कि USWB क्लास जो होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड इवापोरीमीटर होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका प्रयोग विस्तृत रूप से जो होता है वो एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट हैविंग डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर with a depth of 25 सेंटीमीटर एंड इट filled with water up to 20 सेंटीमीटर्स। यानी फिर से इट हैविंग डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर with a depth of 25 सेंटीमीटर एंड इट filled with water up to 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो 120 सेंटीमीटर होता है, और गहराई कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, और इसमें पानी कितना भरा रहता है तो 20 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज पेंटेड वाइट इवापोरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीमीटर पर डे, यानी कि यह पेंटेड वाइट, यानी इट इज ए पेंटेड वाइट, यानी कि यह पेंटेड वाइट होता है, यानी इसका जो कलर होता है वो पेंटेड वाइट होता है, और इसको हम मिलीमीटर पर डे के रूप में व्यक्त करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आपका आता है सनकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा मेथड आता है तो दूसरे नंबर पे आपका सनकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सनकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर डेवलप्ड बाय शर्मा एंड दस्तानी इन 1968, यानी 1968 ईस्वी में शर्मा एंड दस्ताने नामक साइंटिस्ट के द्वारा सनकेन स्क्रीन इवापोरीमीटर को विकसित किया गया था। सेकेंड पॉइंट इट इज यूज्ड टू मेजर इवापोरेशन अंडर फील्ड कंडीशंस, यानी फील्ड कंडीशंस के अंतर्गत इवापोरेशंस को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट it is representation of PET upon ET ratio which according to them varies from 0.95 to 1.05, यानी इसका निर्धारण जो होता है वो PET upon ET रेशियो के रूप में किया जाता है, जो कि वेरी करता है कितने तक तो 0.95 से लेके 1.05 के बीच में यह बहुत ज़्यादा वेरी करता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का मेथड क्या है तो तीसरे नंबर का मेथड है पोर्टेबल इवापोरीमीटर, यानी तीसरे नंबर का मेथड है पोर्टेबल इवापोरीमीटर। इट वाज डेवलप्ड इन इजराइल इन 1984, यानी 1984 ईस्वी में पोर्टेबल इवापोरीमीटर को इजराइल से विकसित किया गया था। मेजर इवापोरेशन फ्रॉम वेरी शॉर्ट पीरियड्स, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड्स को मेजर करने के लिए इवापोरेशंस का प्रयोग करते हैं। किसका तो पोर्टेबल इवापोरीमीटर, यानी पोर्टेबल इवापोरीमीटर का इस्टेब्लिशमेंट इजराइल में 1984 ईस्वी में हुआ था, और यह वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए इवापोरेशंस को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। अगला हेडिंग है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर।
consumptive use of water. First point related to consumptive use of water. It is used to designate the losses due to evapotranspiration and the water used by the plant for its metabolic activities. यानी consumptive use of water. It is used to designate the losses due to evapotranspiration and the water used by the plants for its metabolic activities. यानी कि metabolic activities प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा यानी प्लांट्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला वाटर्स और इवेपोट्रांसपायरेशन के कारण जो पानी का लॉसेस होता है उसको डिजाइनेट करने के लिए कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंजप्टिव यूज इक्वल टू होता है इवेपोट्रांसपायरेशन प्लस वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो होता है ये इवेपोट्रांसपायरेशन में जब हम वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जितने पानी की मात्रा प्रयोग में लाया जाता है उन दोनों के योग को ही या फिर दोनों के एडिशंस को ही कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट 99% ऑफ वाटर लॉस इन प्लांट ड्यू टू इवेपोट्रांसपायरेशन। ओनली 1% वाटर इज यूज्ड इन एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि लगभग 99% तक वाटर जो होता है वो प्लांट्स में इवेपोट्रांसपायरेशन के कारण नष्ट हो जाता है। केवल 1% ही पानी जो होता है वो एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ ईटी अपन ईटी यानी कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन इक्वल टू इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन अपन इवेपोट्रांसपायरेशन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पेनमैन मेथड। पहला मेथड है आपका पेनमैन मेथड। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पेनमैन मेथड डेवलप्ड बाय पेनमैन इन 1950 फॉर एस्टिमेटिंग इवेपोरेशन फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। यानी कि फ्री वाटर सरफेस के लिए इवेपोरेशंस को एस्टिमेट करने के लिए सन 1950 ईस्वी में पेनमैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा पेनमैन मेथड को विकसित किया गया था। फिर से पेनमैन मेथड जो कि एस्टिमेशन ऑफ ईटी अपन ईटी के रूप में चला जाता है तो इसको विकसित कब किया गया था तो 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा विकसित किया गया था तो पेनमैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और किस लिए किया गया था तो वाटर सरफेस यानी फ्री वाटर सरफेस से यानी कि स्वतंत्र पानी की सतह से इवापोरेशन को एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड को निकाला गया था। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू पेनमैन मेथड। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी कि यह सर्वाधिक एक्यूरेट इवेपोट्रांसपायरेशन का एस्टिमेशन करता है। यानी कि इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी पेनमैन मेथड जो होता है वो इवेपोट्रांसपायरेशन का सर्वाधिक एक्यूरेट एस्टिमेशन करता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू पेनमैन मेथड एज इट यूटिलाइज ऑल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी कि एज इट यूटिलाइज ऑल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी कि पेनमैन मेथड जो होता है वो सभी प्रकार के जो मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं उस इवेपोट्रांसपायरेशंस के लिए यानी इवेपोट्रांसपायरेशंस के लिए जो भी सभी प्रकार की मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वे सभी इस पे प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का मेथड है वाटर यूज इफिशियंसी। चीज़ें हम WUE के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर यूज इफिशियंसी। इट इज़ द यील्ड ऑफ ए मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी इवेपोट्रांसपायरेशन में प्रयोग किए जाने वाली पानी की वह मात्रा जो कि मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द यील्ड ऑफ ए मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपायरेशन। यानी वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है तो एक इकाई ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए जितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है फसल को तो उसी को वाटर यूज इफिशियंसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी द ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज kg पर हेक्टेयर मिलीमीटर। यानी कि वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब एक इकाई ड्राई मैटर को उत्पन्न करने के लिए यानी एक ही इकाई ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है तो उसी को वाटर यूज इफिशियंसी के नाम से जाना जाता है। और वाटर यूज इफिशियंसी का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर होता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी आर टू टाइप्स। यानी कि जो वाटर की यूज इफिशियंसी होती है कितने प्रकार की होती है तो वाटर की यूज इफिशियंसी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहले नंबर पर आपका आता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। दूसरे नंबर पर फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी आता है। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी में पहला पॉइंट होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड
to the amount of water depleted by the crops in the process of evapotranspiration, यानी कि evapotranspiration प्रोसेस में फसल के द्वारा जितने भी पानी की मात्रा डिप्लीट होता है और क्रॉप के यील्ड के रेशियो को ही क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। फिर से इट इज़ द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय क्रॉप, यानी कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब होता है यील्ड ऑफ क्रॉप्स और बटे में अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय क्रॉप्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोट्रांसपायरेशन, यानी कि क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी इवेपोट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में फसल के द्वारा जितनी भी पानी की मात्रा डिप्लीट होता है और क्रॉप यील्ड के रेशियो को ही बटे में क्रॉप यील्ड के रेशियो को ही क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी यानी वाटर यूज एफिशिएंसी इन ब्रैकेट क्रॉप वाई अपॉन ईटी, वाई का मतलब होता है क्रॉप यील्ड, नीचे ईटी का मतलब होता है इवेपोट्रांसपायरेशन। दूसरे नंबर पर आपका आता है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड इन ब्रैकेट वाई टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द फील्ड यानी रिक्वायरमेंट, यानी कि फील्ड में पानी की कुल आवश्यक मात्रा और क्रॉप यील्ड के अनुपात को ही फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी इन ब्रैकेट फील्ड इक्वल टू वाई अपॉन डब्ल्यू आर। वाई का मतलब होता है क्रॉप यील्ड बटे के वाई, आर का मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, यानी कि जो प्रमुख फील्ड क्रॉप्स हैं उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया गया। एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ क्रॉप्स है, तीसरे नंबर आपका वाटर यूज एफिशिएंसी है और इसका जो यूनिट होता है वाटर यूज एफिशिएंसी का, तो वाटर यूज एफिशिएंसी का जो यूनिट होता है किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर होता है। पहले नंबर आपका था फिंगर मिनट का वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है, कितना तो 13.4 होता है। इसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि वाटर की जो यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। दूसरे नंबर पर आपका बीट आता है, बीट का जो वाटर यूज एफिशिएंसी होता है 12.6 होता है। तीसरे नंबर पर ग्राउंडनट आता है, ग्राउंडनट का वाटर यूज एफिशिएंसी 9.2 होता है। चौथे नंबर पर सोरगम आता है, सोरगम का वाटर यूज एफिशिएंसी 9.0 होता है। एंड पाँचवें नंबर पर पर्ल मिलेट और मेज आता है, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी 8 होता है। छठवें नंबर पर राइस आता है, राइस का वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे कम होता है 3.7 के भी आसपास होता है। फिर से देख लेते हैं, तो फिंगर मिलेट का सबसे ज़्यादा होता है वाटर यूज एफिशिएंसी और राइस का सबसे कम होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 यह इम्पॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड है। एक तरफ आपका टर्म दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित फसल दिया है। क्यूरिंग किस में किया जाता है, तो क्यूरिंग टोबैको में किया जाता है, टी में किया जाता है एंड ओनियन में किया जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है TOT। इसके लिए ट्रिक क्या है, क्यूरिंग किस में करते हैं, तो क्यूरिंग जो होता है टी में करते हैं, टोबैको में करते हैं, ओनियन में करते हैं, फिर टी में करते हैं, यानी TOT पे क्यूरिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग किस में करते हैं, तो इसमें स्ट्रिपिंग जो होता है केवल जूट में किया जाता है। डिपिंग जो होता है वो दो चीज़ में किया जाता है। डिपिंग दो फसलों में किया जाता है। किस में किया, ग्राम और काटन में किया जाता है, ग्राम और काटन में किया जाता है, यानी कि GC निपिंग जो है ग्राम में भी किया जाता है एंड सी से काटन में भी निपिंग किया जाता है। रैपिंग जो होता है वो शुगर केन में किया जाता है। क्रॉपिंग किस में, बनाना में किया जाता है। ट्रेसिंग किस में किया जाता है, शुगर केन में किया जाता है। एंड स्टेकिंग किस में किया जाता है, तो स्टेकिंग आपका टोमेटो में किया जाता है। स्टेकिंग किस में किया जाता है, तो स्टेकिंग आपका टोमेटो में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप्स, यानी जितने भी प्रकार के फील्ड क्रॉप्स है उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा ऑयल की मात्रा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ऑयल की मात्रा जो होती है वो ब्लैक कोपरा में पाई जाती है। किस में पाया जाता है, तो ब्लैक कोपरा में पाया जाता है। ब्लैक कोपरा में पाया जाता है कितना, तो 70 से 72% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कोकोनट जिसमें 60% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आपका इसमें 46 से 52% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। चौथे नंबर पर आपका ग्राउंडनट आता है जिसमें 45% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कैस्टर में 35 से 58% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। सनफ्लावर में साफ्लावर जिसे कुसुम के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लिनोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है कितना, तो 78% तक पाई जाती है।
साफ्लावर में तेल की मात्रा 24 से 36% तक पाई जाती है। रेपसीड एंड मस्टर्ड में तेल की मात्रा 33 से 39% तक पाई जाती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20% तक पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स में कितनी कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे कम प्रोटीन की मात्रा सीरियल्स के केस में राइस में पाया जाता है, 6 से 7% तक पाया जाता है। मेज में 10% तक एग्जैक्ट पाया जाता है। बाजरा भी 11 से 12% तक पाया जाता है। वीट भी 11 से 12% तक पाया जाता है। बाजरा एंड वीट दोनों में प्रोटीन की मात्रा लगभग सेम होती है। और वीट में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लूटीन के नाम से पाया जाता है। सोरगम में 10 से 12% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। बार्ले में 11.5% तक, जो कि एल्ब्यूमिनाइड्स प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, यानी विभिन्न प्रकार की जो पल्सेस क्रॉप्स होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा। तो सबसे कम प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो ग्राम में पाई जाती है, कितनी, तो 21.1% तक। दूसरे नंबर पे पी पाई जाती है 22.5% तक। कौन से पी होता है, तो ये आपका पाइजम से टाइप ऑफ वैरायटी हार्टेंस होता है, जो कि गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। जबकि फील्ड पी में नहीं, ये फील्ड पी है। फील्ड पी में प्रोटीन की मात्रा 22.5% होती है। और इसका साइंटिफिक नेम पाइजम से टाइप ऑफ वैरायटी इसका अरबेंस होता है। जबकि हॉर्टेंस में 7.2% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसे गार्डन पी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आपका मूंग आता है। मूंग में प्रोटीन की मात्रा 25% तक होती है। मूंग में प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। काउपी में प्रोटीन की मात्रा 23.5% तक होती है। नॉन एज वेजिटेबल मीट, यानी काउपी को ही वेजिटेबल मीट के नाम से जानते हैं। लेंटिल में प्रोटीन की मात्रा 25% तक पाई जाती है। अरहर में 21 से 25% तक पाई जाती है। एंड उर्द में प्रोटीन की मात्रा 24% तक पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड क्रॉप्स, यानी कि कौन कौन से ऑयल सीड में कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% तक होती है, जबकि तेल की मात्रा जो होती है वो 20% तक होती है। इसके लिए ठीक है कितना है, तो 20/42। ग्राउंडनट में प्रोटीन की मात्रा 26% तक पाई जाती है। वो ग्राउंडनट में प्रोटीन की मात्रा 26% पाई जाती है, जबकि तेल की मात्रा इसमें 26 दूनी के 52% जस्ट दुगना कर देते हैं। ये आपका ऑयल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है सिस्मम में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक पाई जाती है, यानी कि ग्राउंडनट और सिस्मम अरे क्या कहते हैं, सोयाबीन एंड सिस्मम, यानी सोयाबीन और तिल दोनों में प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% तक पाई जाती है। लिनसीड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो लिनसीड में प्रोटीन की मात्रा 36% तक होती है। साफ्लावर के केक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 45% तक पाई जाती है। यानी साफ्लावर के केक में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 40 से 45% तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन फैमिलीज, यानी फैमिली के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहले नंबर पर ग्रेमनी का न्यू नेम पोएसी है और इट इज़ लार्जेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप फैमिली, यानी कि सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों की जो फैमिली होती है वो आपका पोएसी या फिर ग्रेमनी होती है। इसीलिए इसे ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसी में सीरियल्स आते हैं, सभी प्रकार के सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं वो इसी फैमिली में आते हैं। नेपियर ग्रास भी इसी फैमिली में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आपका लेगुमिनेसी फैमिली आता है। लेगुमिनेसी फैमिली का नया नाम पैपिलियोनेसी हो गया है। एंड इसके अंतर्गत आपका पल्स क्रॉप्स आता है, ग्राउंडनट आता है, सनहेम्प आता है, बरसीम आता है, अल्फाल्फा आता है, ढैंचा आता है, मेथी आता है। तीसरे नंबर की फैमिली है सोलनेसी में ब्रिंजल आता है, टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, चिलीज आता है, टोबैको आता है। चौथे नंबर पर आपका क्रूसीफेरी को ही ब्रेसिकेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका मस्टर्ड आता है, रेडिस आता है, कैबेज आता है, कालीफ्लावर आता है। पाँचवें नंबर पर आपका कुकुरबिटेसी में सभी प्रकार के गार्ड्स फैमिली आती है, सभी कुकुम्बर आता है एंड पंपकिन आता है। और लार्जेस्ट वेजिटेबल के अंतर्गत देखा जाए तो लार्जेस्ट फैमिली आपका कुकुरबिटेसी होता है। और सीरियल्स का केस में जो होता है सबसे ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है वो ग्रेमनी फैमिली होती है। मालवेसी फैमिली में आपका कॉटन आता है, भिंडी आता है एंड गुड़हल भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक, मालवेसी फैमिली में। और नेक्स्ट है एस्ट्रेसी का नया नाम कंपोजिटिव हो गया। कंपोजिटिव कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो कंपोजिटिव में आपका सनफ्लावर आता है, साफ्लावर आता है, नाइजर आता है, यानी कि सनफ्लावर, साफ्लावर, नाइजर या एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है चिनोपोडिएसी फैमिली में आपका स्पाइनेच आता है, बीट आता है, शुगर बीट आता है, यानी कि चिनोपोडिएसी फैमिली में आपका स्पाइनेच आता है, बीट आता है, शुगर बीट आता है। नेक्स्ट है यूफोर्बिएसी फैमिली में आपका कैस्टर आता है, ट्रोपिका आता है, टैपियोका आता है, यानी कि यूफोर्बिएसी फैमिली में आपका कैस्टर आता है, यूफोर्बिएसी फैमिली में आपका कैस्टर, टैपियोका एंड अनोला भी देखने को मिलता है इसी में, ठीक। नेक्स्ट है कन्वाल्वुलेसी फैमिली में आपका स्वीट पोटैटो आता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर 96 होता है और हेक्साप्लॉइड्स होता है।
नेक्स्ट फैमिली इज अम्लीफेरी। नेक्स्ट फैमिली क्या है? तो नेक्स्ट फैमिली अम्लीफेरी। अम्लीफेरी में आपका कोरिएंडर आता है, क्यूमिन आता है, कैरेट आता है और सभी प्रकार के अम्बेल्स फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस इसी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एलियेसी। एलियेसी को ही हम एमिल्डेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें ओलियन आता है, गार्लिक आता है, लीक आता है, पोर्रम आता है, सैलेड आता है, चाइनीज सैलेड आता है, ये सभी जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट फैमिली जिंजीबरेसी। जिंजीबरेसी में जिंजर आता है, टर्मरिक आता है। जिंजर का साइंटिफिक नेम जिंजीबर ऑफिसिनालिस होता है एंड टर्मरिक का साइंटिफिक नेम कुरकुमा लोंगा होता है और येलो कलर जो होता है कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इकोनॉमी के क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।